नमस्ते दोस्तों। आपका बुक तरंग पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी पैसे को लेकर कोई ऐसा फैसला किया है जिसे याद करके आज आपको लगता है, अरे मैंने ऐसा क्यों किया? शायद कोई ऐसी महंगी चीज खरीद ली हो जिसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि वो एक स्टेटस सिंबल थी। या शायद डर के मारे वहां पैसा नहीं लगाया जहां आज लगाते तो जिंदगी कुछ और होती। हम सब ऐसा करते हैं। और क्या आपने कभी अपने आसपास ये पहेली देखी है कि वो इंसान जो अपनी क्लास का टॉपर था, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी एमबीए डिग्री है, वो आज भी महीने के आखिर में अपनी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिलों में फंसा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ शायद आपके पड़ोस में रहने वाला कोई साधारण सा इंसान, जिसे दुनिया जीनियस नहीं मानती, लेकिन उसने बस कुछ सिंपल नियमों का पालन किया और आज वो आर्थिक रूप से आजाद यानी फाइनेंशियली फ्री है। वो अपनी शर्तों पर जी रहा है। ये कैसे हो सकता है? अगर पैसा कमाना और संभालना सिर्फ दिमाग, आईक्यू और एक्सेल शीट पर बने फॉर्मूलों का खेल होता तो हर गणितज्ञ, हर इकोनॉमिस्ट आज अरबपति होता। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, यही हम जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम पैसे को फिजिक्स या मैथ्स की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं कि ये 2+2=4 की तरह सीधा है, ये नियमों और कानूनों से चलता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन नियमों को चलाने वाले इंसान हैं। और हम इंसान, हम भावनाओं, डर, लालच, घमंड, असुरक्षा और अपने जाती अनुभवों से चलते हैं। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, वो इसी मनोवैज्ञानिक पहेली को सुलझाती है। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसके लेखक हैं मॉर्गन हाउसेल। ये किताब एक बहुत जरूरी और गहरी बात कहती है। पैसे के साथ आप कितना अच्छा करते हैं, इसका इस बात से कम लेना देना है कि आप कितने स्मार्ट हैं, और इस बात से कहीं ज्यादा लेना देना है कि आप व्यवहार कैसा करते हैं। क्या आपने उन लॉटरी विजेताओं की कहानियां सुनी हैं जिन्हें रातों रात 100 करोड़ रुपए मिलते हैं और सिर्फ 5 साल के अंदर वो वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था? या वो टॉप एथलीट जो अपने 20s में लाखों करोड़ों कमाकर भी 40 की उम्र में दिवालिया यानी बैंकरप्ट हो जाते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई बदनसीबी नहीं है, ये शुद्ध मनोविज्ञान है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे को मैनेज करना एक हार्ड स्किल यानी जैसे इंजीनियरिंग या कोडिंग नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लालच के पीक पर और डर की गहराई में खुद को कैसे संभालते हैं। आज की ये समरी सिर्फ आपको ये नहीं सिखाएगी कि अमीर कैसे बनना है, ये आपको बर्बाद होने से बचाना सिखाएगी। ये आपको रात में चैन की नींद सोना सिखाएगी। ये पैसे के साथ आपके उलझे हुए रिश्ते को सुलझा देगी। तो इस मनोविज्ञान को समझने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है ये जानना कि हम सब पैसे को लेकर इतने अजीब अजीब और कभी-कभी बेवकूफी भरे फैसले क्यों लेते हैं। क्यों एक इंसान अपनी मेहनत की कमाई का 20% हिस्सा लॉटरी टिकट खरीदने में उड़ा देता है और दूसरा उसे पागल समझता है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा और शायद आपको सोच बदल देगा, जो हमें हमारे पहले अध्याय की ओर ले जाता है। तो समझने के लिए कि हम पैसे को लेकर इतने अजीब फैसले क्यों लेते हैं, हमें मॉर्गन हाउसेल का पहला और सबसे बुनियादी सबक समझना होगा कि पैसे को लेकर कोई भी इंसान पागल नहीं है। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे। आप उस इंसान को क्या कहेंगे जो अपनी मेहनत की कमाई का 20% हिस्सा लॉटरी टिकट खरीदने में उड़ा देता है? आप कहेंगे ये पागलपन है, वो बस अपने पैसे फेंक रहा है, उसे इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। आप गणित के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से 100% सही हैं। लॉटरी जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अब उस इंसान के नजरिए से सोचिए। वो एक ऐसी जगह पर बड़ा हुआ है जहां उसने कभी बचत का सुख नहीं देखा। उसने कभी अपने माता पिता को शेयर बाजार में पैसा लगाते नहीं देखा। उसके लिए एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर, ये सब एक ऐसा सपना है जो किसी सिस्टम के जरिए कभी पूरा नहीं हो सकता। उसके अनुभव ने उसे सिखाया है कि मेहनत से सिर्फ गुजारा हो सकता है, सपने पूरे नहीं होते। तो जब वो 50 रुपए का वो लॉटरी टिकट खरीदता है तो वो गणित नहीं खरीद रहा होता, वो उम्मीद खरीद रहा होता है। वो एक एक पल का रोमांच खरीद रहा होता है जिसमें वो कल्पना कर सकता है कि क्या हो अगर। उसके लिए ये इस थका देने वाली जिंदगी से बाहर निकलने का एकमात्र मौका है। वहीं दूसरी तरफ आप एक ऐसे इंसान को देखिए जिसके पिता एक सफल इन्वेस्टर थे। उसने बचपन से घर में स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और डिविडेंड जैसे शब्द सुने हैं। उसके लिए लॉटरी खरीदना पागलपन है, क्योंकि उसके अनुभव ने उसे सिखाया है कि पैसा धीरज और कंपाउंडिंग से बढ़ता है। अब बताइए, इन दोनों में से कौन सही है और कौन पागल है? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कोई नहीं, दोनों ही अपने अपने पैसे के सच के हिसाब से जी रहे हैं।
ये किताब हमें एक जबरदस्त आइडिया देती है। आपका पैसे का अनुभव शायद दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका 0.001% हो, लेकिन वो आपके 80% फैसलों को कंट्रोल करता है। जिस इंसान ने 2008 की मंदी में अपने परिवार को बर्बाद होते देखा है, वो शायद जिंदगी भर शेयर बाजार को जुआ मानेगा और अपना सारा पैसा कैश या एफडी में रखेगा। आप उसे कितना भी समझा लें कि इक्विटी लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न देती है, वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसका मनोवैज्ञानिक घाव आपके तर्क से ज्यादा मजबूत है। हम सब पैसे को लेकर अपने अपने दिमाग में एक अलग फिल्म चला रहे होते हैं, जो हमारी परवरिश, हमारे डर और हमारे अनुभवों पर आधारित होती है। अगली बार जब आप किसी को पैसे को लेकर बेवकूफ़ी भरा फैसला लेते देखें, तो उसे पागल समझने के बजाय ये सोचने की कोशिश करें कि इस इंसान ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या देखा होगा जो ये ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि हम सब पैसे के बारे में अलग अलग क्यों सोचते हैं। हमारा अतीत हमारे फैसलों को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे अलग अलग होने के बावजूद हम सब इंसानों में एक चीज बहुत कॉमन है, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी जिस पर ये पूरी दुनिया, ये पूरा मार्केट, ये पूरा एडवर्टाइजिंग का खेल टिका हुआ है। ये कमजोरी है दिखावे की चाह। हमें लगता है कि जब हम पैसा खर्च करते हैं तो हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितने स्मार्ट, कितने सफल और कितने काबिल तारीफ हैं। लेकिन क्या ये सच है? जब आप सड़क पर किसी को एक शानदार 2 करोड़ की फरारी चलाते हुए देखते हैं, तो आप उस ड्राइवर के बारे में क्या सोचते हैं? इसका जवाब, जैसा कि मॉर्गन हाउसेल बताते हैं, आपको चौंका देगा। और यही हमें हमारे दूसरे और सबसे दिलचस्प अध्याय की ओर ले जाता है। कार वाला आदमी भ्रम, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। तो अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं। आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं और आपके बगल में वो चमचमाती लाल फेरारी आकर रुकती है। ईमानदारी से सोचिए, आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? क्या आप उस ड्राइवर को देखकर सोचते हैं, वाह, ये आदमी कितना कूल है, इसने अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत की होगी, ये कितना बुद्धिमान और सफल इंसान है, मैं इसकी इज्जत करता हूं? नहीं, आप ये नहीं सोचते। आप उस ड्राइवर को देखते तक नहीं है, आप उस इंसान को इग्नोर कर देते हैं। आप बस उस कार को देखते हैं और आप कल्पना करते हैं, काश ये कार मेरे पास होती। सोचो, अगर मैं इसे चला रहा होता तो कितना मजा आता। देखा आपने क्या हुआ? आपने उस इंसान को पूरी तरह से हटा दिया और उसकी जगह खुद को रख लिया। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स, यानी कार वाला आदमी भ्रम। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। हम महंगी चीजें, बड़े घर, शानदार घड़ियां क्यों खरीदते हैं? हम सोचते हैं कि हम ये सब इसलिए खरीद रहे हैं ताकि लोग हमारी इज्जत करें, हमें पसंद करें, हमें सफल माने। लेकिन असलियत ये है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते, वे सिर्फ आपकी चीजों की इज्जत करते हैं और ज्यादातर समय वे उन चीजों को खुद के पास होने की कल्पना करते हैं। लेखक हमें अमीरी यानी रिचेस और दौलत यानी वेल्थ के बीच का एक बहुत ही जरूरी फर्क समझाते हैं। अमीरी यानी रिचेस वो है जो दिखती है, ये आपकी खर्च करने की क्षमता है। फरारी अमीरी है, एक 5 करोड़ का बंगला अमीरी है, इंस्टाग्राम पर आपकी वेकेशन की फोटो अमीरी है। लेकिन दौलत यानी वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। दौलत वो पैसा है जिसे आपने खर्च नहीं किया। दौलत वो स्टॉक पोर्टफोलियो है जो चुपचाप बढ़ रहा है। दौलत वो इमरजेंसी फंड है जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, जिसे कोई नहीं देख सकता। दौलत वो आजादी है कि आप सुबह उठकर कह सकें कि आज मेरा काम करने का मन नहीं है। जब आप उस फरारी वाले आदमी को देखते हैं तो आप उसकी अमीरी देख रहे हैं, आप उसकी दौलत के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या पता उसने वो कार 90% लोन पर ली हो, क्या पता वो उस कार की ईएमआई भरने के लिए दिन रात स्ट्रेस में काम कर रहा हो। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, जब आप कहते हैं कि आप एक करोड़पति बनना चाहते हैं, तो असल में आप ये कह रहे होते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। लेकिन जिस पल आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, आप 1 करोड़ रुपए गंवा चुके होते हैं। असली दौलत विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी में है। ये दिखावी के बारे में नहीं है, ये आजादी के बारे में है। असली दौलत वो है जो आप लोगों को नहीं दिखाते। ये आपकी बचत है, आपके निवेश हैं। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च करना अमीर बनने का सबसे तेज तरीका नहीं, बल्कि गरीब बने रहने का सबसे पक्का तरीका है। तो ठीक है, हमने मान लिया कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए और अपनी दौलत को चुपचाप बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हम खुद को रोक नहीं पाते? क्यों हम अपने पड़ोसी की नई कार या अपने दोस्त की महंगी घड़ी देखकर खुद को कम महसूस करने लगते हैं? ये इसलिए है क्योंकि हम एक सामाजिक तुलना यानी सोशल कंपैरिजन के जाल में फंसे हुए हैं।
हम लगातार खुद के गोल पोस्ट को खिसकाते रहते हैं। जब हम 1 लाख कमाते हैं तो हमें 5 लाख वाला ज्यादा सफल लगता है। जब हम 5 लाख पर पहुंचते हैं तो 1 करोड़ वाला हमारी नजरों में आ जाता है। जब हमारे पास 1 करोड़ होता है तो हम 10 करोड़ वाले को देखकर जलते हैं। ये एक ऐसी रेस है जिसका कोई अंत नहीं है। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक भूख है जो कभी नहीं मिटती। और यही भूख, यही लालच जब हद से बढ़ जाता है तो ये दुनिया के सबसे स्मार्ट और सबसे सफल लोगों को भी बर्बाद कर सकता है। यह आपको वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर सकता है जिसकी आपको जरूरत है, सिर्फ उस एक चीज के लिए जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। यह हमें हमारे अगले और शायद सबसे जरूरी अध्याय की ओर ले जाता है। तो हमने देखा कि हम दिखावे के जाल में फंसकर अपनी अमीरी को दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं, उस दौलत की कीमत पर जो हमें असल में आजाद बना सकती है। लेकिन ये दिखावे की इच्छा आती कहां से है? यह आती है तुलना से। हम लगातार खुद को दूसरों से तौलते रहते हैं और यहीं से पैसे का सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल शुरू होता है। मॉर्गन हाउसल इसे कहते हैं नेवर एनफ, यानी कभी काफी ना होना। ये एक ऐसी भूख है जो कभी नहीं मिटती। ये एक ऐसी रेस है जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं है। इस जाल की सबसे दुखद और डरावनी कहानी है रजत गुप्ता की। रजत गुप्ता वो इंसान थे जिन्होंने अमेरिकन ड्रीम को जिया था। कोलकाता में जन्मे वे एक अनाथ थे, लेकिन अपनी मेहनत और तेज दिमाग के दम पर वे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पहुंचे। और सिर्फ यही नहीं, वे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी एंड कंपनी के ग्लोबल सीईओ बने। सोचिए, वे उस पहाड़ की चोटी पर थे जहां पहुंचना 99.9% लोगों के लिए एक सपना था। 2008 तक उनकी नेटवर्थ कानूनी तौर पर $100 मिलियन, यानी उस समय के हिसाब से लगभग 500 से 800 करोड़ रुपए थी। उनके पास सब कुछ था, इज्जत, शोहरत, बेहिसाब पैसा, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ उठना बैठना। उनके पास वो सब कुछ था जिसकी जरूरत थी और उससे कहीं ज्यादा था जो वो चाहते थे। लेकिन ये काफी नहीं था। रजत गुप्ता खुद को अपने लेवल के लोगों से कंपेयर नहीं कर रहे थे। वे खुद को अरबपतियों से कंपेयर कर रहे थे, जैसे वॉरेन बफे या बिल गेट्स। 800 करोड़ होने के बावजूद उन्हें लगता था कि वे उस असली बड़े क्लब में नहीं हैं। उन्हें और चाहिए था, और इस और की चाहत में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। वे गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। 2008 के वित्तीय संकट के दौरान जब वॉरेन बफे ने गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन निवेश करने का फैसला किया, जो एक बहुत बड़ी गोपनीय खबर थी, तो रजत गुप्ता ने फोन उठाया और ये इनसाइड जानकारी अवैध रूप से अपने एक दोस्त राज रतनम को लीक कर दी। इस एक फोन कॉल से उनके दोस्त ने कुछ ही मिनटों में लाखों डॉलर कमा लिए, लेकिन रजत गुप्ता पकड़े गए। नतीजा, उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उन्हें जेल हुई। उनका नाम दुनिया के सबसे सफल सीईओ की लिस्ट से हटकर दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों की लिस्ट में आ गया। अब आप सोचिए, एक इंसान जिसके पास 800 करोड़ रुपए हैं, वे और 10-20 करोड़ कमाने के लिए अपनी आजादी, अपनी इज्जत और अपनी विरासत को दांव पर क्यों लगाएगा? इसका जवाब है लालच। उन्होंने उस चीज को दांव पर लगा दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी, उनकी इज्जत और आजादी, सिर्फ उस चीज के लिए जिसकी उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं थी, और ज्यादा पैसा। यही होता है जब आप अपने गोल पोस्ट को खिसकाते रहते हैं। जब आप 1 करोड़ कमाते हैं तो 10 करोड़ वाला आपको सफल लगता है। जब 10 कमाते हैं तो 100 करोड़ वाला। आप कभी नहीं जीतते। पैसे के इस खेल में सबसे जरूरी ये जानना कि आपके लिए इनफ, यानी बस इतना काफी है, का मतलब क्या है। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी वित्तीय कौशल है। लालच आपको वो सब कुछ बर्बाद करने पर मजबूर कर सकता है जिसे कमाने में आपने पूरी जिंदगी लगा दी। तो रजत गुप्ता की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें अमीर होने और लालची होने के बीच का फर्क सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हम सब जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। रजत गुप्ता 800 करोड़ से 8000 करोड़ तक जल्दी पहुंचना चाहते थे। ये जल्दी शब्द ही हर बर्बादी की जड़ है। हम सब शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। जब हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जरूर इसे कोई सीक्रेट पता चल गया होगा, कोई ऐसा स्टॉक जो रातों रात 10 गुना हो गया होगा। और जब हम निवेश की दुनिया के सबसे बड़े नाम यानी वॉरेन बफे के बारे में सोचते हैं
तो हमें लगता है कि वे दुनिया के सबसे स्मार्ट स्टॉक पिकर हैं। हमें लगता है कि उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो जादुई फॉर्मूले जानता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वॉरेन बफे का असली राज उनका दिमाग है ही नहीं? क्या हो अगर उनका राज वो नहीं है जो उन्होंने किया, बल्कि वो है जो उन्होंने नहीं किया? उनका असली राज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन जिसे हम अपने दिमाग में कभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये जल्दी का ठीक उल्टा है। ये हमें हमारे अगले अध्याय की ओर ले जाता है। तो जब हम निवेश यानी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम किसका आता है? जाहिर है वॉरेन बफे का। लोग उनकी सफलता का राज ढूंढते हैं। वे सोचते हैं कि बफे को जरूर कोई जादुई फॉर्मूला पता है जिससे वे सही स्टॉक चुन लेते हैं। लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें एक अलग ही सच्चाई बताते हैं। वॉरेन बफे की आज नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें से 99% दौलत उन्होंने अपने 50वें जन्मदिन के बाद कमाई है और 90% दौलत 65 साल के होने के बाद आई है। वॉरेन बफे का असली राज ये नहीं है कि वे दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर हैं। उनका राज ये है कि वे दुनिया के सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले इन्वेस्टर हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया था और आज 90 साल की उम्र में भी वे ये कर रहे हैं। इसे कहते हैं कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। हम सब ने कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा है, लेकिन हमारा दिमाग इसे समझ नहीं पाता। हमारा दिमाग जोड़ने के लिए बना है, गुणा करने के लिए नहीं। कल्पना कीजिए मैं आपको 2 विकल्प दूं। मैं आपको आज 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैं आपको आज 1 रुपया दूंगा जो अगले 30 दिनों तक हर दिन डबल होगा। ज्यादातर लोग 1 करोड़ चुनेंगे, लेकिन अगर आप 1 रुपए वाले विकल्प को कैलकुलेट करें तो 30वें दिन आपके पास 107 करोड़ से ज्यादा रुपए होंगे। यही कंपाउंडिंग है। शुरुआत में ये बहुत धीमा लगता है, पहले 10 दिन में सिर्फ 512 रुपए, लेकिन अंत में ये विस्फोट करता है। वॉरेन बफे ने कुछ नहीं किया, वे बस उस विस्फोट का इंतजार करते रहे। वे 14 से ज्यादा आर्थिक मंदियों से गुजरे, लेकिन वे घबराकर बाहर नहीं निकले, वे टिके रहे। अमीर बनने के लिए आपको असाधारण रिटर्न की जरूरत नहीं है, आपको बस ठीक ठाक रिटर्न की जरूरत है जो आप लंबे समय तक बिना रुके बिना घबराए हासिल कर सकें। अमीर बनना जरूरी है, लेकिन अमीर बने रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? ताकि हम बड़ी कार खरीद सकें, बड़ा घर, महंगी घड़ियां? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि ये सब पैसे का असली मकसद नहीं है। पैसे की असली कीमत और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको आपकी आजादी देना है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आज ऑफिस जाना ही पड़ेगा। आप ये फैसला कर सकते हैं कि आज आप अपने बच्चों के साथ पार्क जाएंगे। आप ये फैसला कर सकते हैं कि आप 6 महीने की छुट्टी लेकर दुनिया घूमना चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। यही असली दौलत है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो साल का 5 करोड़ कमाता है, लेकिन वो दिन के 18 घंटे काम करता है। उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है और वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। दूसरी तरफ एक प्लम्बर है जो साल का 50 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसका काम उसके कंट्रोल में है। वो शाम 5 बजे घर आ जाता है। वो हर वीकेंड अपने बच्चों के साथ बिताता है और वो जब चाहे छुट्टी ले सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से कौन ज्यादा अमीर है? शायद वो प्लम्बर। जब आपके पास इतनी बचत होती है कि आप अपनी पसंद की नौकरी चुन सकें, भले ही उसमें सैलरी कम हो। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप किसी बुरे बॉस को ना कह सकें। जब आपके पास इतना इमरजेंसी फंड हो कि नौकरी छूट जाने पर भी आप 6 महीने आराम से रह सकें। वही असली आजादी है। पैसे का इस्तेमाल चीजें खरीदने के लिए मत कीजिए। पैसे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी का कंट्रोल और अपना समय वापस खरीदने के लिए कीजिए। यही पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज है। ये इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सबक है। हम सब भविष्य के लिए प्लान बनाते हैं। हम सोचते हैं कि अगले 20 साल तक हम हर महीने 10,000 रुपए निवेश करेंगे और रिटायरमेंट पर हमारे पास 2 करोड़ होंगे। ये प्लान एक एक्सेल शीट पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी एक्सेल शीट के हिसाब से नहीं चलती। कल्पना कीजिए, ये 2019 का दिसंबर है।
क्या आपके किसी दोस्त ने अपने 2020 के प्लान में एक वैश्विक महामारी के लिए प्लानिंग की थी? क्या किसी ने सोचा था कि दुनिया 6 महीने के लिए बंद हो जाएगी? नहीं। इतिहास हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़े और सबसे जरूरी इवेंट्स, युद्ध, मंदी या महामारी, हमेशा सरप्राइज होते हैं। आप उनके लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो आप क्या करें? आप तर्कसंगत बनने की बजाय उचित बने। तर्कसंगत प्लान कहता है कि आप अपनी कमाई का 90% निवेश कर दें, लेकिन उचित प्लान कहता है कि आप उतना ही निवेश करें जितना आप आराम से कर सकते हैं और बाकी पैसा कैश यानी नकद के रूप में अपने पास रखें। इसे मॉर्गन हाउसल कहते हैं रूम फॉर एरर, गलती की गुंजाइश। अपनी जिंदगी में थोड़ी ढील रखिए। सिर्फ इसलिए कर्ज न लीजिए क्योंकि वो मिल रहा है। अपनी सारी बचत को शेयर बाजार में न झोंक दें सिर्फ इसलिए क्योंकि गणित के हिसाब से वो सही है। अपने पास इतना कैश हमेशा रखें कि अगर 6 महीने तक आपकी नौकरी ना भी रहे तो भी आपके घर का खर्चा चलता रहे। ये कैश रखना शायद गणित के हिसाब से खराब फैसला लगे क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा, लेकिन ये आपको रात को शांति की नींद देता है। ये आपको बाजार गिरने पर घबराहट में अपने शेयर बेचने से रोकता है। भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश मत कीजिए, ये नामुमकिन है। इसके बजाय खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आप किसी भी अनचाहे सरप्राइज को झेल सकें। आपकी बचत ही वो गलती की गुंजाइश है जो आपको खेल में बनाए रखेगी। तो दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि पैसा कमाना आपकी डिग्री या आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं है। ये आपके व्यवहार, आपकी विनम्रता, आपके लालच पर कंट्रोल और आपकी सोच के बारे में है। कोई पागल नहीं है। लोग पैसे को लेकर जो भी करते हैं वे अपने अनुभवों के आधार पर करते हैं। असली दौलत दिखती नहीं। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करना बंद कीजिए। असली दौलत आपकी बचत है। इनफ को पहचानिए, लालच के जाल में ना फंसें, अपनी जरूरतों को परिभाषित करें, टिके रहें। कंपाउंडिंग का जादू समय में है। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। पैसे की असली कीमत आजादी है। पैसे का इस्तेमाल अपना समय और कंट्रोल वापस खरीदने के लिए कीजिए। गलतियों के लिए जगह रखिए। जिंदगी अप्रत्याशित है। हमेशा इमरजेंसी फंड रखें और कर्ज से बचें। पैसे को अपना मालिक मत बनने दीजिए, उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल कीजिए। एक ऐसा औजार जिससे आप एक बेहतर, ज्यादा आजाद और ज्यादा संतुष्ट जिंदगी बना सकें। आपको दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टर बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक उचित इंसान बनने की जरूरत है जो लंबे समय तक गलतियां किए बिना टिका रह सके। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सबक आपने क्या सीखा? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आप कार वाले आदमी के भ्रम में फंसे थे या आप इनफ को परिभाषित करने के लिए तैयार हैं? अगर ये वीडियो आपके दिमाग में कोई नया विचार लेकर आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। पैसे के बारे में ये बातचीत हर किसी को सुननी चाहिए। और अगर आप बुक तरंग पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की गहराई में उतरते हैं। अगली बार हम एक और बेहतरीन किताब के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी सोच को बदलते रहिए। धन्यवाद।